नमस्कार, मैं ब्रजेश राजपूत। आज के टॉक टाइम में आपका बहुत स्वागत करता हूं। टॉक टाइम में हम आपकी परिचय किसी ऐसी शख्सियत से करवाते हैं जो बहुत जानी पहचानी होती है। आज के टॉक टाइम में हमारे जो अतिथि हैं, गेस्ट हैं, वो हैं मध्य प्रदेश के सबसे युवा मेयर या महापौर विक्रम सिंह आहाके। विक्रम जी, आपका बहुत स्वागत है टॉक टाइम में। नमस्कार ब्रजेश जी। विक्रम जी, आप सिर्फ 30 साल की उम्र में ही छिंदवाड़ा के महापौर बन गए थे, तो कितना मुश्किल होता, और आप एक आदिवासी समाज से भी आते हैं, तो किसी आदिवासी वर्ग के एक गांव में पढ़ने वाला लड़का जिसको अपना स्कूल आने के लिए भी कई किलोमीटर चल के आना पड़ता था, तो कितना मुश्किल होता है एक गांव से निकल के एक जानी पहचानी शख्सियत बनने तक का सफ़र। बिल्कुल, किसी भी फील्ड में हम देखें तो संघर्ष तो सभी फील्डों में होता है, लेकिन मेरा मानना ये है कि और हमेशा से मेरी सोच रही है कि अगर मैं किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपना 100% दिया हूँ, तो वो चीज़ें मुझे ज़रूर मिली है। और चूँकि मैं महापौर बनने के बाद संघर्ष चर्चित हुआ, अब मेरे फ़ोटोग्राफ्स वायरल हुए, सारी चीज़ें आई, लेकिन उसके पहले मैंने जो 10 साल संघर्ष किया हूँ, और एक ही लाइन पे मुझे 2022 में 2014 में मैंने 22 साल की उम्र में सरपंच का चुनाव अपनी पंचायत से लड़ा। चूँकि कम उम्र थी, हार गया, लेकिन मेरा लक्ष्य जो समाज सेवा का था, जो पॉलिटिक्स राजनीति के क्षेत्र में जाने का था, वो मैंने नहीं बदला। मैं लगा रहा, निरंतर लगा रहा, और 30 साल की उम्र में महापौर बनने का छिंदवाड़ा की जनता ने आशीर्वाद दिया और मैं महापौर बना। निश्चित तौर पर जर्नी बहुत ही संघर्षों के साथ रही, क्योंकि पॉलिटिकल बैकग्राउंड फैमिली का नहीं था। आर्थिक रूप से भी हम लोग उतने सक्षम नहीं हैं। मम्मी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, पापा जी किसान वर्ग से आते हैं। तो हमेशा ये रहा है कि घर वालों का भी कहना था कि ये राजनीति अपन जैसे छोटे लोगों की नहीं है। इसमें बड़े लोगों का होता, पैसे वालों का होता, बाहुबल वालों का होता है। लेकिन ये महापौर बन के मुझे लगा कि अगर कोई भी युवा किसी भी फील्ड में अपना संघर्ष करता है, 100% देता है, लोग कहते हैं कि पॉलिटिक्स में शक्ति से ज़्यादा सहन शक्ति की भी आवश्यकता होती है, या किसी भी कामों में। तो अगर आप किसी धैर्यता के साथ एकाग्रचित होकर उस लाइन पे चलते हैं, और उसका लक्ष्य तय करने के साथ ही आपको उसकी चुनौतियाँ, उसमें लगने वाले साधन संसाधन, क्या एफर्ट्स आपको डालनी है, इस पे भी अगर आप फोकस होकर काम करेंगे, तो मुझे लगता है आप किसी भी चीज़ में, किसी भी लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता हाँ, नहीं, है। आपने बड़ी बात कही कि एकाग्र होकर किसी कोई लक्ष्य चुना जाए, उस पर लगातार चला जाए बिना किसी उतार चढ़ाव के, तो लक्ष्य पा लिया जाता है। बिल्कुल। आप अपने गांव के सरपंच नहीं बन पाए, मगर छिंदवाड़ा के सबसे बड़े पंच आप बन गए, यानी कि मेयर बन गए। मगर आपका जो स्कूलिंग थी बड़ी डिफिकल्ट थी, क्योंकि आप जिस छोटे से गांव में रहे वहाँ स्कूल भी नहीं था। तो फिर आपकी स्कूलिंग में कैसे आना जाना होता था, कहाँ आपने पढ़ाई की है? बिल्कुल, मेरा चूँकि गांव छिंदवाड़ा से 20 किलोमीटर दूर है, और वहाँ सिर्फ प्राथमिक स्कूल, उस समय जब हम पढ़ते थे तो प्राथमिक स्कूल हुआ करता था। 6वीं क्लास मैंने छिंदवाड़ा के एक हॉस्टल आश्रम जो होते हैं वहाँ पे पढ़ा, और 7वीं से लेकर 12वीं तक मैंने सिंगोड़ी में पढ़ा, जो कि 3 किलोमीटर जाना और 3 किलोमीटर आना हमारा प्रतिदिन का काम था, और पैदल हम लोग जाते थे। उस समय स्थिति ठीक नहीं थी। ना बैग खरीदने के लिए कभी काफ़ी हुआ, कापी खरीदे तो बुक नहीं होती थी, पेन खरीद लिया तो किताब नहीं होती थी। हम लोग जो भुट्टे की थैलियाँ आती है, हाई शेल, उस समय भुट्टा होता था, तो उसकी पन्नी में अपनी कॉपी किताब रख के और उसी जाया को करते बस्ता थे, बना उसी लेते। को बस्ता बना के चले जाते। छाता नहीं होता था तो बोरी की जो फट्टी रहती है, उसको, यूरिया की जो बोरी, उसको ओढ़ के उसको और ओढ़ लेके चले जाते थे। तो इस तरीके से संघर्ष रहा है। फिर 12th के बाद जब मैं कॉलेज आया, तो कॉलेज के समय में हमको रूम से रहना है, या अप डाउन करने के लिए प्रतिदिन 15-20 रुपए जो किराया लगता था उसको, और फिर पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई को लेके आगे बढ़ना था। तो कैटरिंग का काम जो शादियों में होता है, वहीं 2-3 कैटर्स थे, जेट कैटर्स है, ओम पटेल कैटर्स वाले, तो उनके पास हम लोग काम करने लगे। रात में शादियों में काम करना और सुबह पढ़ाई करना। तो रात में शादियों में जाके आप वेटर का काम करते थे, कैटरिंग का काम करते थे, वो सारे काम भी किए आपने? बिल्कुल, निश्चित तौर पर कई ऐसी शादियाँ छिंदवाड़ा में हुई है जिनमें मैंने कैटर्स का काम, प्लेट उठाने का काम किया है। तो उस समय आपको लगता था कि ये जो काम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, तो आपके सामने उस समय कोई लक्ष्य था? लक्ष्य तो मेरा जब मैं 11th-12th में ही था, उसी समय से मेरा लक्ष्य था कि मुझे समाज सेवा के क्षेत्र में जाना है, राजनीति के क्षेत्र में जाना है। लेकिन इतना बड़ा मुकाम छिंदवाड़ा, क्योंकि मैं ग्रामीण परिवेश से आता हूँ, एक गाँव था, तो महापौर बनने की तो नहीं सोचा, लेकिन किसी न किसी जनप्रतिनिधि के रूप में अपने आप को देख रहा था। दूसरी चीज़ है, अगर हम समाज सेवा के क्षेत्र में जाते हैं, तो
ये ज़रूरी नहीं है कि हम कोई पद पोस्ट पाने के लिए ही जाएँ। मुझे लोगों की मदद करना, अगर गाँव में मैं किसी व्यक्ति को अपना हॉस्पिटल तक भी ले जाता था, तो मुझे आत्मसंतुष्टि होती थी। अगर तो ये मैं काम किसी आप करते थे बचपन में, बिल्कुल लोगों को अस्पताल पहुँचाना? बिल्कुल, मेरे गाँव में 100-150 घर की बस्ती है। वहाँ कम से कम 40-50 घर ऐसे होंगे जब कोई भी ऐसी बीमार आता था, कोई जिसके साथ जिला अस्पताल में रहना है, किसी को इलाज कराने ले जाना है, कोई डिलीवरी वाली है उनको बाइक से कहीं ले जाना है, तो ये चीज़ें हम लोग करते थे। हुँ। और उसमें जो संतुष्टि मिलती थी तो मुझे बहुत अपने आप में लगता था कि हम किसी अच्छे रास्ते पे जा रहे हैं। पढ़ाई-लिखाई के बाद सरकारी नौकरी की नहीं सोची? आपके परिवार के लोगों ने नहीं कहा कि सरकारी नौकरी करिए? बिल्कुल एक समय होती है जब हम 24-25 साल के हो जाते हैं, 26 साल के हो जाते हैं, तो घर वालों की तरफ से एक प्रेशर होता है, हमारे खुद का भी एक प्रेशर रहता है कि अगर हम जिस लक्ष्य में जा रहे हैं, एक डर रहता है कि हम यहाँ सक्सेस होंगे, नहीं होंगे, और घर वालों का एक ज़िम्मेदारी रहती है बच्चों के प्रति, उनकी सहानुभूति होती है कि हमारा बेटे जो लक्ष्य में जा रहा है, उसमें पहुँचे, ना पहुँचे, लेकिन हम जिस परिवेश से निकल कर आते हैं, जिस समुदाय से निकल के आते हैं, वहाँ समाज में उसी व्यक्ति को अच्छे उसमें देखा जाता है जो गवर्नमेंट जॉब में होता है। हुँ, हुँ। तो घर वालों की तरफ से रहता था कि देखो वो फलाने गाँव में उनका बेटा जॉब में लग गया, आप ऐसे ही घूमते रहोगे क्या? ये चीज़ें। तो मैंने उस समय मम्मी से कहा था कि मम्मी मैं जॉब लग के तो बताऊँगा लेकिन करूँगा करूँगा नहीं। नहीं। तो फिर मैं कंटिन्यू किया और एमपी पुलिस के 4 बार एमपी पुलिस क्वालीफाई किया, सीआरपीएफ का फाइनल सिलेक्शन मेरा हुआ, और फिर मम्मी को बोला कि मैं ये लेटर है, मुझे ये चीज़ें नहीं करनी, मुझे तो समाज सेवा के क्षेत्र में ही जाना है। तो जॉब लगी लेकिन किया नहीं, क्योंकि मेरा लक्ष्य समाज सेवा और राजनीति के क्षेत्र में तो जाना आपने था। मुश्किलों से पढ़ाई-लिखाई और सरकारी नौकरी की तैयारी भी की, नौकरियों को पाया भी मगर नौकरी की नहीं। बिल्कुल। मगर फिर ये राजनीति में कैसे एंटर हो गए आप? मैंने पहले ही बताया कि मुझे अंदर से ललक थी कि लोगों के लिए काम करना है, लोगों की सेवा करना है। ये तो गाँव का मैंने इलाज पानी वाला ही बताया। जब मैं कॉलेज आया, कॉलेज पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा में पढ़ाई हुई, तो वहाँ पे हम देखते थे कि जो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव वाला, जो कि शहर का लड़का अपना काम पहले ऑनलाइन ज़्यादा नहीं होता था, काउंटर में लोग खड़े होके अपना फॉर्म जमा कर रहे हैं, परीक्षा फॉर्म जमा कर रहे हैं, परीक्षा फ़ीस जमा कर रहे हैं। तो ग्रामीण परिवेश के युवा जो है बहुत लंबी कतारों में धूप में खड़े हैं, और शहर का कोई युवा आया जिसकी थोड़ी अप्रोच थी, जिसकी सेटिंग थी, या जो अपने आप को थोड़ा स्टैंडर्ड समझता था, वो बिना लाइन में लगे फॉर्म जमा करना। लेकिन ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति धूप में 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे खड़ा, लेकिन उसके फॉर्म जमा नहीं हो पा रहे थे। तो ये चीज़ें अंदर से थोड़ी झकझोर कर रही थी कि एक ही कॉलेज में 2 विधान नहीं चल सकते। तो हमने गाँव के जो हमारे निकल के स्टूडेंट्स आए थे, जो हमारे साथी थे, उनके साथ एक ग्रुप बनाया और इस तरीके से कॉलेज में काम करना हमने चालू किया। जो कॉलेज के गलत नियम थे उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, तो इस तरीके से फिर मैं आगे-आगे छात्र संगठन से जुड़ा। एनएसयूआई से की, यूथ कांग्रेस में रहे, कांग्रेस की राजनीति की है आपने। बिल्कुल। मेरी शुरुआती एनएसयूआई से रही, यूथ कांग्रेस रहा, मैं ट्राइबल क्षेत्रों में आदिवासी समाज के साथ काफ़ी काम करने का अवसर मिला, और अभी भी हम लोग कर रहे हैं। आदिवासी युवक को पॉलिटिक्स में प्रवेश पाने में किस प्रकार की डिफ़िकल्टीज़ होती है? बिल्कुल जिस वर्तमान समय में या हम देखें कि राजनीति का परिदृश्य जो है, उसमें ट्राइबल वर्ग से व्यक्ति निकल कर लोकतंत्र के बड़े प्लेटफ़ॉर्म में आने में समस्याएँ रहती। एक तो नॉलेज का अभाव है, दूसरा अगर कोई व्यक्ति करना चाहता है तो कॉम्पिटिशन इतना है कि चकाचौंध, और पूरे जो पैसे देने वालों की पॉलिटिक्स होती है, उन सब के बीच अपनी एक जगह बनाना बहुत डिफ़िकल्ट काम होता है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप ज़मीन में मजबूत रहेंगे, अगर लोगों के साथ लोगों की समस्या का समाधान के लिए अगर खड़े रहेंगे, तो ऊपर वाले आपको रिस्पॉन्स करेंगे। टिकट मिली तो सुनते आपके पास तो पैसे वगैरह भी नहीं थे? हाँ, महापौर की जब टिकट मिली तो सॉरी। कोई उसमें राशि नहीं थी, और राशि थी भी नहीं, लेकिन जो मेरा विज़न था, लोगों से मैंने बातचीत किया, लोगों से जो वादे किए कि मैं महापौर बनने के बाद आपको नगर निगम के कार्यालय नहीं आना पड़ेगा, बल्कि हम नगर निगम को आपके द्वार तक लेके जाएँगे। इसके लिए हमने आपका महापौर आपके द्वार एक कार्यक्रम चालू किया, जिसमें मैं खुद भी प्रत्येक दिन किसी न किसी वार्ड में नहीं, पर पहुँचकर। मुझे आपको थोड़ा चुनाव कैंपेन का बताइए कि आपको चुना कैसे गया? क्योंकि बहुत भीड़ होती है, आप जिस जहाँ छिंदवाड़ा से आए हैं, वहाँ नेताओं की बड़ी भीड़ होती है, चाहे सामान्य वर्ग से हो, चाहे आदिवासी वर्ग से हो। छिंदवाड़ा की सीट वो एसटी के लिए रिज़र्व कर दी गई थी, मेयर सीट।
तो वहाँ फिर जो मध्य प्रदेश के बड़े नेता हैं आप छिंदवाड़ा के कमलनाथ जी, उनकी नज़र कैसे पड़ी आप पर? बिल्कुल मैंने जैसा बताया कि एनएसयूआई यूथ कांग्रेस आदिवासी प्रकोष्ठ उनके सांसद प्रतिनिधि के रूप में कमलनाथ जी के साथ काम किया और उस समय उन्होंने देखा मैं बटका खापा पर्यवेक्षक एक जगह है बटका खापा जहां गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और तमाम दलों का एक अच्छा खासा प्रभाव है वहां की मुझे जिम्मेदारी उन्होंने पर्यवेक्षक के रूप में उस समय दी थी और उसका परिणाम हमने कांग्रेस के पक्ष में जब मैं उस समय कांग्रेस में था तो लेके आया था। तो जो भी उनके मापदंड थे उसमें पूरी तरीके से उतर रहा था। कारण यही था कि जो मेरे 10 साल का संघर्ष था, उन्होंने देखा और मुझे महापौर की टिकट उस समय दी और जब मैं छिंदवाड़ा 20-25 दिन का समय हमें चुनाव कैंपेन में मिला था, युवा होने का मुझे फ़ायदा मिला। एनएसयूआई यूथ कांग्रेस और लगभग मेरे 5-6 साल की स्टडी छिंदवाड़ा में हुई तो उसका एक फ़ायदा मुझे मिला और बहुत सारे ट्राइबल इश्यूज़ पे मैंने आंदोलन, ट्राइबल इश्यूज़ पे हमने काम किया है। तो ये चीज़ें काम आई और छिंदवाड़ा की जनता के साथ जो कम्युनिकेशन रहा मैं 25 दिन टोटल सुबह से लेकर रात के 1-2 बजे तक सिर्फ एक काम करता था कि लोगों के पैर पड़ना, उनसे बातचीत करना और डिजिटल का ज़माना है तो सोशल मीडिया में हमने अपनी-अपनी बात रखी, उसका छिंदवाड़ा की जनता ने उसको समझा और मुझे आशीर्वाद दिया। दोस्तों, चंदा वगैरह भी किया आपका इलेक्शन कैंपेन लड़ने के लिए? बिल्कुल जिसकी जो कैपेसिटी थी, उन्होंने मुझे तो नहीं बताया लेकिन अपने स्तर पे जो भी व्यवस्थाएँ लगती है, जिन लोगों को मोटिवेट करने का था, उन्होंने अपने स्तर पे किया और सहयोग किया मुझे। तो आप जब उम्मीद हो कि छिंदवाड़ा की जनता आपको चुनेगी और इतने अच्छे खासे मतों से आप तो वहाँ से जीते थे, क्योंकि आपके सामने जो आज व्यक्ति खड़ा हुआ था वो सरकारी नौकरी से आके फिर आपको चुनौती दे रहा था बीजेपी का व्यक्ति। शुरुआती दौर में एक पहला एक्सपीरियंस इस तरीके से था, बड़ा इलेक्शन था। छिंदवाड़ा एक बड़ी पॉपुलर जगह है, राजनीतिक रूप से चर्चित सीट छिंदवाड़ा रही है। लेकिन भी धीरे-धीरे जैसे-जैसे हम कैंपेन करते गए, जैसे जनता के बीच पहुँचते गए, तो जनता का फीडबैक, जनता का रिस्पॉन्स हमारे साथ आया था। जब परिणाम आने वाले थे, तो जिस दिन मैं मतगणना स्थल पहुँचा था, जाने के पहले ही मैं श्योर था कि इस बार परिणाम अपने पक्ष में आएँगे। क्या हुआ कि आपको कमलनाथ जी कांग्रेस की पॉलिटिक्स में लाए, आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, चुनाव लड़वाया मेयर का, फिर आप बीजेपी चले गए कमलनाथ जी को छोड़ के? देखिए महापौर बनने के पहले की परिस्थितियाँ एक किसी व्यक्ति की अलग होती है। जब हम किसी जनप्रतिनिधि के तौर पर एक शहर को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, शहर की लोगों की अपेक्षाएँ, उम्मीदें आपसे बहुत जुड़ जाती हैं। और फिर आपको एक डिसीज़न लेना पड़ता है कि अगर आपकी शहर की जनता ने 5 साल का मौका आपको दिया है, तो 5 साल में आप जनता को क्या रिस्पॉन्स कर पा रहे हैं? जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पा रहे हैं? चूँकि मेरे से पहले जब मैंने भाजपा जॉइन किया था, उसके मेरे से पहले 15 पार्षदों ने भारतीय जनता पार्टी जॉइन की और चूँकि नगर निगम में किसी भी बहुमत को पास कराने के लिए आपके पास बहुमत होना ज़रूरी है, चूँकि वो कांग्रेस में नहीं था। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी की जो स्कीम्स हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की योजनाएँ हैं, माननीय मोहन यादव जी की स्कीम है, गरीब जन कल्याण योजनाओं को लेकर जिस तरीके से इम्प्लीमेंट ज़मीनों में हो रहा है, अंतिम व्यक्ति के उन्नयन को लेके सरकारें काम कर रही है, तो हमें लगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर जो मोदी जी की योजनाएँ हैं, जो मोहन यादव जी की योजनाएँ हैं, उसमें हम भी सहभागी बने और हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। अचानक जब लोकसभा चुनाव का मतदान वाले दिन था, उस दिन आपका फिर हृदय परिवर्तन हो गया और आपने अपील कर दी कि कांग्रेस प्रत्याशी नकुल नाथ को वोट कर दें। देखिए कोई भी किसी भी फील्ड का व्यक्ति हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, उसके अंदर एक दिल होता है। चीज़ें क्योंकि कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी, इन लोगों का सहयोग महापौर बनाने में बहुत रहा था। तो एक जब मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की तो बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप मेरे ऊपर लगे कि बिक गए, पैसे ले लिए, कोई वीडियो है। तो ऐसे जबकि जो पूरी तरीके से निराधार थे। मैं भारतीय जनता पार्टी में आया था बिना किसी सौदेबाजी के आया, बिना किसी डर दबाव के आया। लेकिन जब लोग सोशल मीडिया में ट्रोल कर रहे हैं तो लगा हमें अपने आप में कि ये चीज़ें करनी चाहिए और वो जो वीडियो बना वो भावुकता बस बना। राजनीति में इतनी भावुकता चल जाती है या आप ज़्यादा भावुक हैं राजनीति के हिसाब से? नहीं उस समय जब मैंने ज्वाइन किया उस समय देश में, प्रदेश में और छिंदवाड़ा में काफ़ी सैकड़ों और हज़ारों की लोग तादाद में
लोगों ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। देश में हम चाहे दिल्ली की बात करें, वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष से लेके हम स्टेट में बहुत सारे पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमारे ज़िले में भी बहुत सारे विधायक, पूर्व विधायक और बहुत सारे प्रभावशाली लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। लेकिन जितनी चर्चाएँ भारतीय जनता पार्टी को लेकर मेरे को लेकर हुई, जितना ट्रोल मुझे किया जा रहा था, तो मुझे लगा कि क्योंकि जिन परिस्थितियाँ, जिन परिवेश से निकल कर मैं आया था, उन परिस्थितियाँ, परिवेश में अगर आप कोई बड़े व्यक्ति के बेटे हैं, आपके पीछे किसी का हाथ है, तो आपको आपके बारे में लोगों को बोलना, सोचना पड़ता है। लेकिन आप किसी ज़मीनी स्तर से निकल कर आ रहे हैं, तो आपको कोई भी कुछ भी खड़े होके कुछ भी बोल देता है। तो चीज़ें एक मानसिक दबाव, मानसिक स्वयं का अंदर से उत्पन्न हुआ दबाव था, चूँकि अब पूरी तरीके से अच्छा, तो अब क्या स्थिति है? आपने तो जो सांसद हैं बंटी साहू, जो जीत गए हैं वहाँ पे, तो आपने तो उनको हराने की अपील कर दी थी। अब कैसे संबंध हैं आपके? नहीं, देखिए जब मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया था, तो बिना किसी शर्त के ज्वाइन किया था। चूँकि उनको भी पता था कि अगर ये किसी में सौदेबाजी के चक्कर में जाता, कुछ होता, कुछ कमेंट पॉइंट होता तो उनको बुरा लगता। लेकिन मैंने अपना सब कुछ दाँव पे लगा के भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, वहाँ के सांसद श्री विवेक बंटी साहू जी का साथ दिया। तो उन्होंने भी मुझे स्वीकार किया कि उन्होंने परिणाम आने के पहले, मैं किसी चैनल में नहीं बताया, लेकिन अभी आपके माध्यम से, परिणाम जब लोकसभा के नहीं आए थे, तब मुझे बंटी साहू जी ने बुलाया। उसी बीच उनका जन्मदिन आता है कि विक्रम भाई, आपने जो वीडियो बनाया है उससे कुछ नहीं होता, मैं चुनाव हारूँ या जीतूँ, लेकिन मेरी इच्छा है कि आप हमारे साथ मिलकर काम करो। तो मुझे लगा कि ऐसे व्यक्तित्व के साथ जुड़ के काम करना चाहिए और बहुत ऊर्जावान नेता हैं, काफ़ी संघर्ष उन्होंने किया है, 3 चुनाव वो लड़े हैं और युवा मोर्चा के अध्यक्ष और जिला भाजपा के अध्यक्ष 2 बार रहे हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व के साथ काम करके तो अपने आप छिंदवाड़ा को, जो हमेशा से कांग्रेस का लंबे समय से गढ़ रहा है, तो वहाँ अब बीजेपी को आप 2 युवा लोग आगे ले जा रहे हैं, आपके छिंदवाड़ा के सांसद बंटी साहू और एक आप महापौर विक्रम। तो क्या देख रहे हैं कि कांग्रेस की जड़ें अभी वहाँ बची हुई हैं, या आने वाले दिनों में क्या होगा छिंदवाड़ा में? देखिए, अभी वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जड़ें बहुत मजबूत हैं। भारतीय जनता पार्टी का परिवार दुनिया की जिस तरीके से बड़ी पार्टी है, छिंदवाड़ा में भी काफ़ी लोगों ने वहाँ सदस्यता ग्रहण की है और बहुत नए युवाओं ने वहाँ पर ज्वाइन की है, जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ, भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को जनता तक पहुँचाने के लिए ब्रिज के रूप में काम करने के लिए काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी अब छिंदवाड़ा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ हो चुका है। मगर नगर निगम चलाना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि नगर निगम के जो आय के स्रोत हैं हर जगह बड़े सूखते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, जबकि खर्चे बहुत बढ़ते जा रहे हैं। तो एज ए यंग लीडर, आपने जो 3 साल का जो अनुभव है, तो क्या कहेंगे प्रदेश की नगर निगमों को क्या करना चाहिए? बिल्कुल, पहले तो हमें चूँकि छिंदवाड़ा नगर निगम छोटा नगर निगम है, उसमें 17 गाँव 24 गाँव 17 वार्डों को, ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ा गया है। हम उसमें अभी शहर का स्वरूप देने में अभी थोड़ा विलम्ब हो रहे हैं, क्योंकि आर्थिक संकट होता है, वित्तीय संकट का अभाव होता है। लेकिन हमें वहीं लोकल लेवल पर रिसोर्सेज़ उपलब्ध बनाने चाहिए, जिससे हमारा टैक्स, कर, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हो। दूसरा, हमारे जो खर्चे हैं, चाहे बिजली की बात करें, चाहे डीजल की बात करें, खर्चों को हम कम करना चाहिए। हम सोलर की तरफ आगे बढ़ेंगे, हम ईवी की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो अगर हम खर्च कम करेंगे और आय के स्रोत ज़्यादा बनाएँगे, तो मुझे लगता है कि जो स्थानीय स्वशासन नगर निगम का होता है, वो बेहतरीन तरीके से चलेगा। तो जो नई उम्र के जो युवा आ रहे हैं, खासकर आदिवासी, अब जिस इलाके को आते हैं वहाँ बड़ी आबादी आदिवासी युवाओं की है, तो उनके लिए क्या संदेश होगा आपका कि कैसे आगे आएँ? बिल्कुल, युवाओं को केवल सपने देखना नहीं चाहिए, बल्कि सपने पूरे करने के लिए लगना चाहिए। भारतीय लोकतंत्र में, भारतीय संविधान में सभी के लिए रास्ते खुले हैं, उन्हें आगे आना चाहिए, अपने आसपास के लोगों की आवाज़ बनना चाहिए, स्वयं की आवाज़ बनना चाहिए, अपने लक्ष्यों को पहचानना चाहिए। और चूँकि आदिवासी वर्ग में बहुत अभी काम करने की आवश्यकता है, हमारे भारत की सरकार, मोदी जी की जो सरकारी योजनाएँ हैं, चाहे धरती आबा योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री जनधन योजना हो, अभी आदि कर्मयोगी योजना के माध्यम से भी सरकार की योजनाओं को एज़ अ वॉलंटियर हम जनता तक पहुंचा सकते हैं। तो बहुत सारा अपॉर्चुनिटी आदिवासी वर्ग के युवाओं के लिए है। उन्हें पॉलिटिक्स में आना चाहिए, समाज सेवा के क्षेत्र में आना चाहिए। छिंदवाड़ा की जनता से क्या कमिटमेंट है आपका? बिल्कुल, छिंदवाड़ा की जनता से मैंने जो कमिटमेंट किया हूँ, छिंदवाड़ा के
लोगों के साथ एक जो हमने मिलकर सपना देखा है कि छिंदवाड़ा को सशक्त, छिंदवाड़ा को विकसित और मेन चीज़ हम जो कर रहे हैं स्वच्छता में हम लोग अभी राष्ट्रपति अवार्ड और जल संवर्धन में हमने अच्छा काम किया है। तो स्वच्छ छिंदवाड़ा, स्वस्थ छिंदवाड़ा इस बार और हरा-भरा छिंदवाड़ा के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं और इसको बनाकर रखेंगे। तो चलिए विक्रम जी, आपका जो कमिटमेंट है हमेशा ज़िंदा रहे, छिंदवाड़ा के लोग आपको हमेशा आपको बेहतर काम के लिए याद करें और आपकी जो काम है आपका, खासकर आदिवासी युवा वर्ग को एक प्रेरणा देने का काम है, तो निश्चित ही आपका जो काम है बहुत लोगों को आगे बढ़ने का रास्ता भी दिखाएगा। आप हमारे बीच आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मध्य प्रदेश के सबसे युवा मेयर, छिंदवाड़ा के मेयर हैं विक्रम सिंह आहाके। अगली दफ़ा किसी और ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।